हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर में बिना देरी के सबसे पहले आपको बताएंगे सीएम योगी राम मंदिर समेत इन्हें मिली बम से उड़ाने की धमकी। एक्शन में आई यूपी पुलिस। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे अबूझमाड़ के जंगलों में घुसेंगे बीएसएफ और आईटीबीपी के जवान, तैयार हुआ खतरनाक प्लान। साथ ही साथ बताएंगे विदेशों में आतंक फैलाने वालों पर एनआईए का सबसे बड़ा एक्शन। 43 संदिग्धों की हुई पहचान, टूटेगी खालिस्तानियों की कमर। और इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बताएंगे आज यानी 1 जनवरी से बदलने वाले हैं ये सारे के सारे नियम। जानना है बेहद जरूरी, तो दोस्तों बनेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, अगर आप भी अपने भारतीय सेनाओं का दिल से समर्थन करते हैं, मानते हैं कि मोदी जी हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। और दोस्तों आप सभी को हमारी पूरी टीम की ओर से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। जी हाँ, चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां सीएम योगी राम मंदिर समेत इन्हें मिली बम से उड़ाने की धमकी। एक्शन में आई उत्तर प्रदेश की पुलिस। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर धमकी मिली है। धमकी देने वाले ने सीएम योगी जी के साथ साथ श्री राम मंदिर और एसटीएफ चीफ को भी बम से उड़ाने की धमकी दी है। धमकी भारतीय किसान मंच के अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी को ईमेल के जरिए मिली है। बताया जा रहा है कि ईमेल भेजने वाले शख्स ने खुद को आईएसआई से जुड़ा बताया है। उधर इस मामले में सुशांत गोल्फ सिटी थाने में मुकदमा दर्ज हो गया है। मामला हाई प्रोफाइल होने के चलते पुलिस एक्शन में आ गई है। जांच चल रही है। भारतीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी ने बताया कि कल मुझे जुबैर अहमद के नाम से मेल आया था, जिसमें श्री राम मंदिर, सीएम योगी आदित्यनाथ और एसटीएफ चीफ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इसके साथ ही मेल में देवेंद्र तिवारी को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। देवेंद्र तिवारी ने बताया कि इसको लेकर सुशांत गोल्फ सिटी में रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पहले जो मामले हुए थे उसमें भी अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है और इस मामले में भी सिर्फ आश्वासन दिया गया है। देवेंद्र तिवारी ने कहा कि मेरी सुरक्षा को लेकर भी कोई कदम नहीं उठाया गया है। ऐसा लग रहा है कि मेरी हत्या के बाद ही ये लोग जागेंगे। वहीं मिल रही जानकारी के मुताबिक यूपी 112 के इंस्पेक्टर की तहरीर पर सुशांत गोल्फ सिटी थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जी हाँ, और मामले की जांच की जा रही है। बहरहाल दोस्तों, इस नए साल के अवसर पर योगी जी को राम मंदिर को धमकी देना और उन्हें बम से उड़ाने की धमकी देना, ये कहीं ना कहीं अच्छी शुरुआत होती नजर नहीं आ रही है। बहरहाल दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि नए साल को इस तरीके से धमकी देकर के शुरू करने वालों का खात्मा होना चाहिए और इनकी जल्द से जल्द पकड़वाई होनी चाहिए, तो अपनी राय अवश्य रखिएगा दोस्तों। साथ ही साथ लॉन्ग लिव योगी जी और जय श्री राम कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक और खबर की बात करें, जहां पर राम मंदिर के लिए 550 साल का इंतजार। पीएम मोदी के इस बयान पर क्या कहा पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने? भारत को बताया सुपर पावर। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि हम पहले ही 550 साल का इंतजार कर चुके हैं, कुछ और दिन का इंतजार करना है। उनके इस बयान की चर्चा पाकिस्तान में हो रही है। पाकिस्तानी पत्रकार कमर चीमा ने इस मुद्दे को लेकर विदेशी मामलों के एक्सपर्ट साजिद तरार से बात की है। कमर चीमा ने साजिद तरार से पूछा कि क्या यह बदलता भारत है? इस पर उन्होंने कहा कि देश तभी तरक्की करता है जब एक पार्टी सत्ता में मजबूत हो। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर पार्टी राष्ट्रवादी होगी तो ही तरक्की होगी, अगर वो भ्रष्ट निकली तो देश बर्बाद भी हो जाता है। अपनी बातचीत में उन्होंने ये भी दावा किया कि पीएम मोदी सिर्फ बहुसंख्यक हिंदुओं का वोट चाहते हैं और उनका फार्मूला फिट भी है, क्योंकि भारत ने तरक्की भी की है। साजिद तरार ने कहा कि क्योंकि ये साल इलेक्शन वाला है, इसलिए मंदिर के मुद्दे से वो फायदा लेना चाहते हैं, चाहे वो अयोध्या में हो या अबू धाबी में हो। साजिद तरार ने कहा, हम मुस्लिम जज्बाती हो जाते हैं, लेकिन सच बात है कि आक्रांता आए थे जिन्होंने कई मंदिरों को मस्जिदों में बदला। ये अकेले बाबरी मस्जिद का मसला नहीं था। इसके आगे उन्होंने कहा कि भारत की विदेश नीति देख लीजिए, जिस तरह वो ग्लोबल साउथ को अपने साथ लेकर चल रहे हैं, जैसे वो हथियार बना रहे हैं, जिस तरह लिथियम ले रहे हैं और जिस तरह वो अपने समुद्री मार्गों की सुरक्षा कर रहे हैं, ये उनके सुपर पावर बनने की ओर एक कदम को दिखाता है। इसके आगे उन्होंने कहा कि विदेशों में भारतीय कामयाब है। यूएई में भारतीयों को देख लीजिए, उनका डायस्पोरा मजबूत है, जिस कारण अबू धाबी में मंदिर बन रहा है, साथ ही न्यू जर्सी में भी मंदिर बन रहा है। जी हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की ओर से लगातार भारत को गलत मैसेज जा रहा है। पूर्व पीएम नवाज शरीफ कहते हैं कि वो भारत से अच्छे संबंध चाहते हैं, तो वहीं केयर टेकर प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो 300 युद्ध लड़ने को तैयार है। लेकिन इस बीच सबसे खतरनाक बात यह है कि भारत ने हाफिज सईद को मांगा है। उन्होंने आगे कहा कि इसके जरिए अब भारत पाकिस्तान को एफएटीएफ में खींच सकता है। जी हाँ, अब ऐसे में दोस्तों जिस प्रकार से पाकिस्तानी एक्सपर्ट भी अब भारत का लोहा मानने लगे हैं और भारत की जमकर तारीफ करने लगे हैं, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि ये वाकई में संभव हो पाया है क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां अब नक्सलवाद का होगा खात्मा। अबूझमाड़ के जंगलों में घुसेंगे बीएसएफ और आईटीबीपी के जवान, तैयार हुआ खतरनाक प्लान।
ने जी हाँ माओवादियों के अंतिम गढ़ों में उनके खिलाफ अभियान तेज करने की रणनीति के तहत सीमा सुरक्षा बल की 3000 से अधिक कर्मियों की 3 बटालियन उड़ीसा से छत्तीसगढ़ जाएंगी और इतनी ही संख्या में भारत तिब्बत सीमा पुलिस की इकाइयां छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के गढ़ अबुझ माड़ के भीतरी इलाकों में जाएंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने हाल ही में कहा था कि भारत वामपंथी उग्रवाद को खत्म करने के कगार पर है और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार इस लड़ाई को जीतने के लिए प्रतिबद्ध है। अभियान का नया खाका शाह की इस योजना का हिस्सा है। गृह मंत्री ने 1 दिसंबर को कहा था कि बीएसएफ, सीआरपीएफ और आईटीबीपी जैसे बल एलडब्ल्यूई के खिलाफ आखिरी प्रहार कर रहे हैं। हम देश में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इन बलों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कहा जाता है। सुरक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों ने पीटीआई भाषा को बताया कि सीमा सुरक्षा बल को छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में 6 नए सीओबी या कंपनी ऑपरेटिंग बेस बनाने का निर्देश दिया गया है, जिसके तहत शुरुआत में ओडिशा के मलकानगिरी में स्थित एक बटालियन को अंतरराज्यीय सीमा के दूसरी ओर ले जाया जाएगा। बीएसएफ की एक बटालियन में 1000 से अधिक कर्मी होते हैं। अगली खबर बता दें, विदेशों में आतंक फैलाने वालों पर एनआईए का बड़ा एक्शन, 43 संदिग्धों की हुई पहचान, टूटेगी खालिस्तान और खालिस्तानियों की कमर। जी हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा में स्थित भारतीय दूतावासों पर हाल के हमलों में शामिल संदिग्धों को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी बोले तो एनआईए ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए ने 43 संदिग्धों की पहचान की है जो अलग अलग देशों के भारतीय दूतावासों पर हुए हमले में शामिल हैं। खालिस्तान का झंडा लिए कई संदिग्धों ने इस दौरान दूतावासों को नुकसान पहुंचाया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट की माने तो एनआईए ने इन संदिग्धों की पहचान के लिए क्राउड सोर्सिंग एंगल का इस्तेमाल किया है। बता दें कि गृह मंत्रालय के आदेश के बाद एनआईए ने इस साल जून में अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा में भारतीय राजनयिक मिशनों पर हमलों के मामलों को अपने हाथ में ले लिया था। रिपोर्ट की माने तो अब तक भारत में 50 छापे मारे गए हैं और हमलों के संबंध में लगभग 80 व्यक्तियों से पूछताछ की गई है। इस साल मार्च और जुलाई में भारतीय राजनयिक मिशनों को निशाना बनाया गया था। खालिस्तानी तत्वों ने 19 मार्च को एक विरोध प्रदर्शन के दौरान लंदन में भारतीय दूतावास पर 2 अलग अलग हमले किए। इसी तरह के हमले 2 जुलाई को सैन फ्रांसिस्को में भी हुए थे। दोनों घटनाओं की जांच एनआईए द्वारा आपराधिक अत्याचार, बर्बरता, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, दूतावास के कर्मचारियों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करने और हिंसा भड़काने सहित आरोपों के साथ की जा रही है। जी हाँ, अब ऐसे में दोस्तों वाकई में खालिस्तानियों की कमर तो टूट कर ही रहेगी। अगली खबर बता दे, जहां अमेरिकी सेना का बड़ा दावा, लाल सागर में नाकाम किया मिसाइल अटैक, हुती विद्रोहियों को मार गिराया। जी हाँ, अमेरिकी सेना ने रविवार को दावा किया कि उसने लाल सागर में यमन के हुती विद्रोहियों द्वारा एक माल वाहक जहाज को निशाना बनाकर दागी गई 2 पोत रोधी बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया। अमेरिकी मध्य कमान ने बताया कि मिसाइल दागने के कुछ घंटों बाद ही 4 नौकाओं पर सवार हथियारबंद हमलावर ने उसी जहाज को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन उसके द्वारा की गई गोलीबारी में कई बंदूकधारी मारे गए। कमान के मुताबिक इस घटना में पोत सवार किसी को नुकसान नहीं हुआ। मध्य कमान ने एक बयान में कहा कि सिंगापुर के ध्वज वाले मालवाहक जहाज मेसर्क हांगजो पर सवार चालक दल ने सूचित किया कि इस हमले से पहले शनिवार रात को भी दक्षिणी लाल सागर पार करते समय वे एक मिसाइल की चपेट में आ गए थे और उन्होंने सहायता का अनुरोध किया था। बयान के मुताबिक अमेरिकी नौसेना के पोत यूएसएस ग्रेवली और यूएसएस लेबून ने अनुरोध पर कार्रवाई की। यानी कि दोस्तों लाल सागर में जहाज पर ड्रोन हमले से गुस्से में अमेरिका ने हुतियों के इन 3 शिपों को डुबो दिया और ये दावा अमेरिका की नेवी कर रही है। अगली खबर की बात करें, जहां बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना और आतंकियों के बीच बड़ी मुठभेड़, 5 आतंकी, ढेर हथियारों का मिला जखीरा। बता दें, पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में एक मुठभेड़ में 5 आतंकवादी को मौत के घाट उतार दिया गया है। पाकिस्तानी सेना ने रविवार को इस बारे में जानकारी दी है। सेना ने बताया कि बीती रात को एक खुफिया ऑपरेशन के दौरान जवानों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 5 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। सेना के मुताबिक आतंकवादियों के ठिकानों से कई हथियार, गोला बारूद और विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया गया है। पाकिस्तानी सेना ने कहा कि आतंकवादियों के खात्मे के लिए देश भर में अभियान चलाया जा रहा है। पाकिस्तान की सेना ने बयान में कहा कि पाकिस्तान के सुरक्षा बल राष्ट्र के साथ कदम मिलाकर बलूचिस्तान की शांति, स्थिरता और प्रगति को नुकसान पहुंचाने के प्रयासों को विफल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। गौरतलब है कि पाकिस्तान में हाल के महीनों में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आतंकी हमलों में बढ़ोतरी देखी गई है। एक दिन पहले सेना ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के उत्तरी वजीरिस्तान जिले के मीर अली इलाके में एक ऑपरेशन के दौरान 5 आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया है। अगली खबर बताते, जहां पाकिस्तान को भाव नहीं दे रहा अमेरिका, खाली हाथ लौटे असीम मुनीर। जी हां, पाकिस्तान हमेशा अमेरिका की मदद से अपने हितों को साधता रहा है, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अमेरिका जब अफगानिस्तान में था तो वो पाकिस्तान की बात सुनता था, लेकिन अफगानिस्तान से निकलने के बाद अमेरिका पाकिस्तान को पूछ तक नहीं रहा। जनरल असीम मुनीर अमेरिका गए थे, उन्हें उम्मीद
उम्मीद थी कि उन्हें अमेरिका से समर्थन मिलेगा, लेकिन वो खाली हाथ लौटे रोते हुए। उनको पूरी उम्मीद थी कि अमेरिका को ये जो कहेंगे वो मदद दी जाएगी, लेकिन जो मदद वो मदद तो दूर की बात, चौवन्नी की मदद ना मिल सकी। बहरहाल दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां चीनी आर्मी में मच गया हड़कंप। न्यूक्लियर मिसाइल की निगरानी करने वाले रॉकेट फोर्स के 3 कमांडर हुए बर्खास्त। बता दें, चीन ने बीते कुछ दिनों ही सेना में शीर्ष पदों बड़े पैमाने पर फेरबदल करने के साथ साथ अपने सैन्य अफसरों के खिलाफ एक्शन भी लिया है। जिनपिंग ने इस कार्रवाई के तहत 9 शीर्ष जनरलों को बर्खास्त तक कर दिया है। इनमें 3 रॉकेट फोर्स के कमांडर है। रॉकेट फोर्स चीन में न्यूक्लियर मिसाइलों की निगरानी करती है। चीन ने यह कदम क्यों उठाया इसकी वजह सामने नहीं आई है, लेकिन विश्लेषक इसे भ्रष्टाचार से जोड़कर देख रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि चीनी जनरलों के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी कमजोर कर दिया है। विश्लेषक मानते हैं कि चीनी सेना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो गया है। ऐसे में भू राजनीतिक तनाव के बीच राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सेना आधुनिकीकरण अभियान को झटका लग सकता है। चीन के शीर्ष सांसदों ने शुक्रवार को राष्ट्रीय विधायी निकाय के वरिष्ठ सेना अधिकारियों के साथ बैठक की है। सरकारी मीडिया ने बताया कि देश की संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस यानी एनपीसी से बर्खास्त अधिकारियों में पीएलए के रॉकेट फोर्स के 3 शीर्ष कमांडर भी शामिल है, जो देश के परमाणु हथियारों के घटक मिसाइल सेक्शन का कामकाज देखते हैं। अगली खबर आपको बता दें, अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए यूनाइटेड नेशन ने भेजा स्पेशल दूत का प्रस्ताव, जिस पर भड़क उठा तालिबान। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान ने जब से सत्ता संभाली है, लोगों का जीवन बद से बदतर होता जा रहा है। खासकर महिलाओं के लिए जीवन नरक बन गया है। तालिबान शासकों ने अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए पढ़ाई को गैर जरूरी कर रखा है। उनके मेकअप करने या ब्यूटी सैलून पर भी रोक लगा दी है। लोगों के लिए म्यूजिक सुनना बैन है। इसके अलावा कई और पाबंदियां हैं जो अफगानिस्तान के लोगों के लिए रहना मुश्किल बना रही है। इस बीच यूनाइटेड नेशन ने अफगानिस्तान में विशेष दूत भेजने का प्रस्ताव भेजा। यूएन के इस प्रस्ताव पर तालिबान भड़क गया। उसने इस कदम को अनावश्यक करार दिया है। दोस्तों शनिवार को अफगानिस्तान में तालिबान अधिकारियों ने लिंग भेद हटाने और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक विशेष दूत की योजना को अनावश्यक बताया है और तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर यूनाइटेड नेशन के इस प्रस्ताव की निंदा भी की है। जी हाँ दोस्तों अगली खबर बता दें, जहां कार रैली उद्घाटन की लाइव स्ट्रीमिंग राम मंदिर को लेकर अमेरिका में बसे हिंदुओं की यह है खास तैयारियां। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगले 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। इसे लेकर देश में जोरों पर तैयारियां हो रही है। राम मंदिर को लेकर भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी काफी उत्साह है। यहाँ हिंदू अमेरिकी नागरिकों ने राम मंदिर के उद्घाटन का जश्न मनाने की योजना बनाई है। अमेरिका के हिंदू अमेरिकी नागरिकों की योजना है कि वे राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर अपने घरों में 5 दिए जलाएंगे। हिंदू समुदाय ने इस दौरान कई शहरों में कार रैली की योजना भी बनाई है। इस मौके पर हिंदू समुदाय ने कई योजनाएं बनाई है, जिनमें घरों में दिए जलाने से लेकर कार रैली निकालने और 22 जनवरी को मंदिर के उद्घाटन समारोह की लाइव स्क्रीनिंग तक करने के प्रबंध किए जा रहे हैं। बहरहाल अगली खबर की बात करें, जहां इमरान खान चुनाव से हुए बाहर, प्रधानमंत्री की कुर्सी हाथ से निकली। आखिर क्या है आगे का रास्ता? दरअसल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई प्रमुख इमरान खान की उम्मीदवारी को पाकिस्तानी चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। इमरान खान बीते अगस्त से जेल में बंद है। उन पर कई मामलों के तहत मुकदमा चल रहा है। तब चुनाव आयोग ने उन पर 5 साल तक चुनाव लड़ने से रोक दिया था। उम्मीदवारी खारिज होने के बाद पीटीआई के नेताओं ने चुनाव आयोग की आलोचना की है। कराची पीटीआई के अध्यक्ष खुर्रम शेर जमान ने इसके लिए नवाज शरीफ को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि इमरान खान के लाहौर और मियांवाली से नामांकन पत्र रद्द कर दिए गए हैं, लेकिन हम अदालत जाएंगे। हैरान करने की बात है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से आजीवन प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद भी नवाज शरीफ का नामांकन स्वीकार कर लिया गया है। जी हाँ, माना जा रहा है कि अब पीटीआई के नेता सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। कई नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात भी कही है। अतीत में सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को राहत दी है, इसीलिए पीटीआई के नेताओं की आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट ही बची हुई है। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि आम चुनाव 2024 से पहले पूर्व प्रधानमंत्री गिलानी का सबसे बड़ा दावा, कहा पीपीपी के समर्थन के बिना नहीं बनेगी पाकिस्तान में सरकार। जी हां, पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले चुनाव से पहले पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने रविवार को दावा किया कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी पीपीपी के समर्थन के बिना सरकार बन ही नहीं सकती। पीपीपी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना पाकिस्तान चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। अगली खबर बता दें, आखिर कितना अहम है भारत और यूएई का संयुक्त सैन्य अभ्यास? बोले तो डेजर्ट साइक्लोन 2024 जो 2 जनवरी से राजस्थान में यानी कल से हो रही है, इसकी शुरुआत बता दें भारत और संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये अभ्यास राजस्थान में 2 जनवरी से शुरू होगा और 15 जनवरी तक चलेगा। इसे काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि इस दौरान दोनों देशों की सेनाएं शहरी ऑपरेशंस में क्षमताएं बढ़ाने के लिए एक दूसरे के सबसे बेहतर तरीके साझा करेंगे और सीखेंगे। दोनों देशों के संबंध मित्रतापूर्ण है
और दोनों सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक संबंध साझा करते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार रक्षा उपकरणों का प्रोडक्शन व डेवलपमेंट, सैन्य बलों का संयुक्त अभ्यास, नौसेना अभ्यास, रणनीति व सिद्धांतों पर जानकारी साझा करना और इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर में तकनीकी सहयोग, डिफेंस की फील्ड में द्विपक्षीय सहयोग के संभावित क्षेत्र होते हैं। बता दें कि बीते कुछ वर्षों में भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग खासा मजबूत हुआ है। रेगुलर एक्सचेंज प्रोग्राम के अलावा डिफेंस ट्रेनिंग और डिफेंस इन्वेंट्री की सप्लाई के मामले में दोनों देशों के संबंध काफी बेहतर हुए हैं। बहरहाल ऐसे में अपनी भारतीय सेना को आप लोग दोस्तों ऑल द बेस्ट कहना मत भूलिएगा, ताकि हर परफॉर्मेंस में, हर एक्सरसाइज में नंबर 1 बन सके। चलते एक और खबर की तरफ, जहां इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी चुनी गई मैन ऑफ द ईयर, हो गया विवाद। बता दें इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को इटली के एक अखबार ने मैन ऑफ द ईयर चुना है। हालांकि इस पर विवाद भी शुरू हो गया। कई महिला अधिकारी, कार्यकर्ताओं और संगठनों ने इसे पुरुष सत्तात्मक सोच से जोड़ दिया है। उनका कहना है कि जॉर्जिया मेलोनी को अपनी ताकत दिखाने के लिए पुरुष कहे जाने की जरूरत नहीं है। इटली के मिलान से प्रकाशित होने वाले अखबार लिबेरो क्वांटिडाइनो ने इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की तारीफ करते हुए उन्हें मैन ऑफ द ईयर बताया है। जॉर्जिया मेलोनी की तारीफ में अखबार ने अपने लेख में लिखा कि युद्ध के इस समय में हमने ऐसी नेता को चुना है जिसने दिखाया है कि वो लड़ाई लड़ना जानती है। अखबार लिखता है कि लिबेरो के लिए जॉर्जिया मेलोनी मैन ऑफ द ईयर है क्योंकि उन्होंने अलग सोच अपनाकर लिंग को लेकर चल रही लड़ाई जीती। उन्होंने पुरुषों के अहंकार को तोड़ा और महिलाओं की पराजयवाद की भावना को भी खत्म किया। उन्होंने न सिर्फ कांच की छत को तोड़ा बल्कि उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। लिबेरो क्वाटिडियानो एक दक्षिणपंथी विचारधारा वाला अखबार है। वहीं पीएम जॉर्जिया मेलोनी भी दक्षिणपंथी नेता मानी जाती है। अब ऐसे में कई विपक्षी नेताओं और महिला अधिकार संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई है। इटली की सेंटर लेफ्ट डेमोक्रेटिक पार्टी की सचिव एली सलेन का कहना है कि अब एक दक्षिणपंथी अखबार हमें बता रहा है कि राजनीति और सत्ता सिर्फ पुरुषों के लिए है। मुझे लगता है यह आत्मसमर्पण जैसा है। इटली की एक अन्य विपक्षी नेता का कहना है कि यह पुरुष सत्ता की पुष्टि है। एक और खबर की बात करें, जहां चीन की हालत खराब, अमेरिका कर्ज से बेहाल, सबको पछाड़, भारत बनेगा इकोनॉमी का सुपर पावर। आखिर क्या कहती है रिपोर्ट, बता दें। भारत की तेज रफ्तार इकोनॉमी पर अब दुनिया की निगाहें हैं। भारत जल्द ही दुनिया की ताकतवर इकोनॉमी बनकर उभर रहा है। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को लेकर नया अनुमान सामने आया है। ताजा रिपोर्ट सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च बोले तो सीईबीआर की ओर से जारी किया गया है। सीईबीआर की लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी लीग टेबल रिपोर्ट के मुताबिक भारत आर्थिक सुपर पावर बनकर उभरेगा। 27 दिसंबर को जारी की गई इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत चीन, अमेरिका जैसे ताकतवर देशों को इकोनॉमी के मामले में पीछे छोड़ देगा। अब ऐसे में दोस्तों आप लोग भी लॉन्ग लिव मोदी जी का नाम मत भूलिएगा। अगली खबर बता दें, 2024 में 3 जासूसी सैटेलाइट लॉन्च करेगा उत्तर कोरिया। किम जोंग ने दक्षिण कोरिया पर कब्जे का भी बनाया प्लान। जी हां, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने एक बार फिर से अमेरिकी प्रतिबंधों को धत्ता बताते हुए ऐलान किया है कि वो आने वाले साल 2024 में 3 नए जासूसी सैटेलाइट लॉन्च करेगा। इससे पहले उत्तर कोरियाई तानाशाह ने हथियार बनाने वाली कंपनियों और परमाणु हथियारों वाले विभागों को यह आदेश दिया था कि वो जंग की तैयारियों को तेज कर दे। किम जोंग उन ने देश की सेना को अमेरिका से मुकाबला करने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया था। योनहाप समाचार एजेंसी ने कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी का हवाला देते हुए बताया कि उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन अगले साल 3 अतिरिक्त जासूसी उपग्रह लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। अगली खबर आपको बता दें, राम मंदिर के न्योते पर कांग्रेस और सीपीएम में छिड़ गई जंग। अयोध्या का राजनीतिकरण बढ़ने का मढ़ा आरोप। बता दें, कांग्रेस की केरल इकाई ने रविवार को आरोप लगाया कि राज्य में सत्तारूढ़ माकपा 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए कुछ कांग्रेस नेताओं को मिले निमंत्रण पर अनावश्यक रूप से विवाद पैदा कर रही है। ये टिप्पणी तब आई जब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा ने कहा कि कांग्रेस अनिर्णय की स्थिति में है और ये नहीं बता रही है कि निमंत्रण पाने वाले इसके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता अधीर रंजन चौधरी सहित प्रमुख नेता समारोह में शामिल होंगे या नहीं। केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने वाम दल पर आरोप लगाया कि वो इस मुद्दे का इस्तेमाल समाज में विभाजन पैदा करने के लिए कर रहा है। उन्होंने यहाँ संवाददाताओं से कहा कि माकपा अयोध्या का राजनीतिकरण कर रही है। कांग्रेस को पार्टी के रूप में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया है, कुछ व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया है। पार्टी इस बारे में सोचेगी और इस पर निर्णय लेगी। जी हाँ, अब ऐसे में दोस्तों जिस प्रकार से राम मंदिर पर राजनीतिकरण की जा रही है, इस पर आपका क्या कहना है विपक्ष को लेकर बताइएगा जरूर। इतना ही नहीं, आपको बता दें, भाजपा पर उद्धव शिवसेना का हमला, कहा भगवान राम का मालिक बनने की कोशिश कर रही है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के सांसद संजय रावत ने एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि भगवान राम का जश्न मनाने के लिए किसी को भी भाजपा के नेतृत्व की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि लगता है कि कुछ दिन प्रधानमंत्री कार्यालय और भाजपा कार्यालय अयोध्या से ही चलाया जाएगा। अच्छी बात है कि पीएमओ को अयोध्या स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ऐसे तंज कसे
जा रहे हैं कि आप कहेंगे कि वाकई में राम मंदिर पर ये लोग खेल करने की कोशिश कर रहे हैं विपक्ष में। अगली खबर की बात करें, जहां 26 जनवरी की परेड में क्यों शामिल नहीं होगी पंजाब की झांकी, केंद्र ने दी जानकारी। दरअसल गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर हर साल झांकियां निकाली जाती हैं, जिसमें राज्यों से आने वाली झांकियों को थीम का आधार पर चयन किया जाता है। इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर होने वाली परेड में पंजाब की झांकी बाहर किए जाने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए दावा किया कि पंजाब और दिल्ली दोनों राज्यों की झांकी को बाहर रखा है। सूत्रों का कहना है कि रक्षा मंत्रालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री के आरोपों का खंडन किया और बताया कि पंजाब और दिल्ली ने भारत सरकार के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किया है, जिसमें कहा गया है कि 26 जनवरी 2024 से शुरू होने वाले 3 सालों में दिल्ली या पंजाब एक RDC में राज्य की झांकी प्रदर्शित करने पर सहमति व्यक्त की है। सूत्रों ने यह भी बताया कि इस साल पंजाब की झांकियों का चयन नहीं किए जाने के आरोप बेबुनियाद हैं। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली झांकियों के चयन एक प्रणाली के तहत किया जाता है, जहां विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा भेजी गई झांकियों का देखने के बाद विशेषज्ञ समिति की बैठक के बाद झांकियों को परेड में शामिल करने का फैसला किया जाता है। इसके बाद रक्षा मंत्रालय सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों विभागों से झांकी के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करता है। अगली खबर की बात करें, जहां 2024 के लिए बनेगा क्या ब्लूप्रिंट, RSS बीजेपी का मंथन कल, बंगाल की स्ट्रेटजी हो सकती है फाइनल। बता दें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS और भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के बीच रविवार को यानी कल कोलकाता में एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक हुई। माना यह जा रहा है कि इस बैठक में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए प्रारंभिक रणनीति तैयार की जा रही है, जिसकी अध्यक्षता RSS प्रमुख मोहन भागवत कर रहे हैं, जो इस समय पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। अगली खबर बता दें, राहुल गांधी पर JP नड्डा का जोरदार प्रहार, कहा देश को तोड़ने वाले आज न्याय यात्रा की कल्पना कर रहे हैं। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने रविवार को विपक्षी दलों खासतौर से कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों ने हमारे समाज में अन्याय करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो आजकल न्याय यात्रा की कल्पना कर रहे हैं। रविवार को यहां दुबग्गा चौराहा एक पार्क में केंद्रीय मंत्री व मोहनलालगंज से भाजपा के सांसद कौशल किशोर द्वारा आयोजित महिला हाफ मैराथन में शामिल होने के बाद नड्डा एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। जी हां, उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों ने इतने वर्षों में भारत को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकल गए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने हमारे समाज में अन्याय करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वे आजकल न्याय यात्रा की कल्पना कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि जिन लोगों ने अपने परिवार से बाहर कभी कुछ नहीं सोचा, वे देश की बात कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, ऐसे में नड्डा जी के इस बात का क्या आप समर्थन करेंगे? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अगली खबर आपको बता दें, जहां गायों के साथ नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर। बता दें, वर्ष 2023 के अंतिम दिन प्रधानमंत्री आवास से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गायों के साथ नजर आ रहे हैं। PM मोदी को गायों के साथ समय बिताते देखा गया है। दरअसल 7 लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री आवास है, जहां नरेंद्र मोदी जी रहते हैं। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है। बता दें कि गायों को सनातन संस्कृति में मां का दर्जा दिया गया है और यह गाय गिरी प्रजाति की बताई जा रही है। फोटो में देख सकते हैं कि कुछ गायें PM आवास के पार्क में घूम रही है, वहीं पास में प्रधानमंत्री मोदी जी टहलते नजर आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें, जहां सावधान राम मंदिर जी के नाम पर हो रही है धोखाधड़ी, फर्जी QR कोड के जरिए मांगा जा रहा है चंदा। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में कुछ दिन बचे हैं। इस दौरान एक साइबर ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। भक्तों से निर्माण के लिए दान इकट्ठा करने के आड़ में धोखाधड़ी की जा रही है। इसके लिए QR कोड का इस्तेमाल किया जा रहा है। अयोध्या में राम के नाम पर हो रही इस ठगी को विश्व हिंदू परिषद की ओर से उजागर किया गया है। संस्था ने सोशल मीडिया पर चेतावनी भी जारी की और लोगों से इस घोटाले का शिकार न होने को कहा है। साथ ही साथ अंतिम खबर की बात करें, जहां सस्ता LPG सिलेंडर DA से ITR तक 1 जनवरी से बदल रहा बहुत कुछ। दरअसल नए साल यानी 2024 के आगाज में अब चंद घंटे जो बचे थे वो भी खत्म हो चुके हैं। नए साल में फाइनेंस से जुड़े कई नियमों में बदलाव हो चुके हैं। कुछ नियम बदलने से आपकी परेशानी बढ़ सकती है, तो कई बड़े तोहफे भी मिलने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें, नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी आज से राजस्थान में 450 रुपए में LPG सिलेंडर मिलेगा। हालांकि इसका फायदा सिर्फ उज्ज्वला लाभार्थियों को ही मिलेगा। सुकन्या की ब्याज दर में भी इजाफा देखने को मिलेगा। जी हां, महंगाई भत्ते पर भी बड़ा फैसला लिया गया है। साथ ही साथ B-लेटेड ITR से चूक पर टैक्स पेयर्स पर आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसके तहत जेल भेजे जाने का भी प्रावधान है। रिवाइज बैंक लॉकर एग्रीमेंट, जी हां, केंद्रीय रिजर्व बैंक के मुताबिक रिवाइज बैंक लॉकर एग्रीमेंट पर साइन करने की डेडलाइन 31 दिसंबर 2023 थी। इस डेडलाइन से चूक पर नए साल में लॉकर फ्रीज कर दिया जाएगा। जी हां, साथ ही साथ नया सिम कार्ड लेने पर KYC करवाना ही पड़ेगा। पेपरलेस KYC की प्रक्रिया करनी होगी, तभी आपको नया सिम मिल पाएगा। साथ ही साथ आपको दोस्तों अंतिम खबर बता दें, जहां पर कटरा में मां वैष्णो देवी की यात्रा रोकी गई है। नए साल से पहले उमड़ी यात्रियों की भारी भीड़ के चलते लिया गया है ये फैसला। बहरहाल
ये देवी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। और जाते जाते आप सभी को दोस्तों फिर से एक बार नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर।